सीएम योगी आज बागपत का दौरा करेंगे। यहां वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। किसी गांव का निरीक्षण भी इस दौरान कर सकते हैं मुख्यमंत्री। सांसद सत्यपाल सिंह भी सीएम के साथ रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आज बागपत का दौरा करेंगे और इसके साथ ही अचानक किसी गांव का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और एक गांव का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम योगी। बागपत के दौरे पर आज सीएम योगी रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में महामंथन है, उसमें भी शामिल होंगे, पर आज बागपत दौरे पर जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आने वाले चुनाव के नजरिए से इस तरह के जो दौरे हैं सीएम के, वो काफी अहम हो जाते हैं। सांसद सत्यपाल सिंह भी उनके साथ मौजूद होंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और खबर यह भी आ रही है कि किसी गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं सीएम योगी। इससे पहले भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। गांव तक में लोगों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछ चुके हैं कि क्या पूरी व्यवस्था उन्हें मिल रही है। कोविड काल में कोई जरूरी चीज जो उन तक पहुंचनी हो और नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए भी अधिकारियों को वो निर्देश दे चुके हैं। और अब आपको बता दें कि वो बागपत जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से तो मिलेंगे ही, साथ ही गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर सकते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। संभावित तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हर जिले में पेडियाट्रिक अस्पताल बनाने से लेकर मौजूदा अस्पताल, कोविड वार्ड, हर चीज को बढ़ाने, बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन की व्यवस्था समेत अस्पतालों को पूरी तरह से तैयारियों के लिहाज से दुरुस्त किया जा रहा है। आज बागपत दौरे पर सीएम योगी जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। किसी गांव का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी कई जिलों का अलग अलग मंडलों में जाकर वो दौरा कर चुके हैं। मंडल स्तर पर भी बैठकें कर चुके हैं और अब बागपत जिले में जाएंगे। यहां पर सांसद सत्यपाल सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का आज बागपत दौरा होने जा रहा है और इस दौरे से पहले तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे दौरे के दौरान सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह उनके साथ होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, उनके साथ बैठक लेंगे और आसपास किसी गांव का निरीक्षण करने के लिए भी सीएम योगी जा सकते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, बागपत जाने के पीछे सीएम का मकसद क्या है? क्या एक एक करके कुछ और जिलों का भी आगे सीएम दौरा कर सकते हैं इसी तरह? देखिए, मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली पहुंचे हैं और कल जिस तरीके से वहां सांसदों के साथ बैठक हुई है, उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वहां जब बैठक हुई उसके बाद आज भी बैठक होनी है। आज अलग अलग क्षेत्रों के जो सांसद हैं उनके साथ बैठक होनी है। तो ऐसे में जो सांसद हैं सत्यपाल सिंह, उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि वहाँ जो जिला अस्पताल है वहाँ निरीक्षण करें और कोरोना की जो थर्ड वेव कहा जा रहा है कि जो बच्चों के लिए घातक होगी, ऐसे में जिला अस्पताल में पीकू वार्ड बनाए गए हैं तो उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी एक बैठक वहाँ पर होगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मुख्यमंत्री वहाँ पर रहेंगे और तमाम जो बैठकें हैं वो करेंगे। 1:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि वापस दिल्ली आ जाएंगे, क्योंकि शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर देश के अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर्स के साथ, तो उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वो 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद फिर एक बार आज बैठक होनी है सांसदों के साथ, वो तकरीबन फिर रात को ही होगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि उस बैठक में जैसे कल निर्देश दिए गए थे तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे हम बात कर लें जैसे अवध क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र है, तो इनमें कुछ क्षेत्र के सांसदों के साथ 8 बैठक होगी, उसमें भी रणनीति तय होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर रणनीति तय होगी। पर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री थे और बागपत जा रहे हैं, वहाँ पर निरीक्षण करेंगे किस तरीके से अस्पताल में तैयारियां हैं, किस तरीके से थर्ड वेव से निपटने के लिए वहाँ पर पीकू वार्ड बनाए गए, इन सारी चीज़ों को भी जाकर देखेंगे। बिल्कुल अनुभव, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि दौरे के किस तरीके की डिटेल आती है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। अनुभव, आप भी बने रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर सतीश कुमार का दबदबा कायम है। राउंड ऑफ 16 में सतीश कुमार जीत चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार यादव की एंट्री हो चुकी है। जमैका के बोरन रिकॉर्डो को
हराकर उन्होंने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर ली है क्वार्टर फाइनल में। तो ये अच्छी खबर है, जहां सतीश कुमार यादव को अब राउंड ऑफ 16 में जीत मिली है और ये बड़ी खबर है, जहां उम्मीदें जगती हैं क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद। जमैका के बोरन रिकॉर्डो को हराकर सतीश ने ये जगह बनाई है। तो टोक्यो ओलंपिक पर नजर बनी हुई है बुलंदशहर के रहने वाले बॉक्सर सतीश कुमार। और अच्छी खबर यह है कि क्वार्टर फाइनल में इन्होंने अपनी जगह बना ली है, दबदबा कायम है। राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करने के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी स्पेस, अपनी प्लेस बना चुके हैं। इसी के साथ तमाम उम्मीदें भी जुड़ चुकी हैं। देखिए सतीश कुमार का सुनहरा सफर कैसा रहा। 2010 में मुक्केबाजी की शुरुआत की, 5 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं सतीश कुमार। 2014 एशियाई खेलों की बात करें तो कांस्य पदक जीत चुके हैं। 2015 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक इनके नाम रहा और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत यानी चांदी लेकर आए हैं। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य ले आए और 2010 से मुक्केबाजी का ये करियर शुरू हुआ और अब ओलंपिक पर नजरें टिकी हुई हैं, जहां कांसा और चांदी तो ला चुके हैं। देश वालों की उम्मीद यही होगी कि सोना लेकर लौटे। बुलंदशहर के पचौता गांव के रहने वाले हैं सतीश कुमार यादव और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के साथ उम्मीदें जुड़ती नजर आ रही हैं। और अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। यूपी को लेकर दिल्ली में आज भी बीजेपी का महामंथन होगा। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और बीजेपी के इस बैठक में 44 सांसद कुल हिस्सा लेने जा रहे हैं। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले दिन 39 सांसदों के साथ की बैठक हुई थी और आज 44 सांसद उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो कि अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। बीजेपी की इस बैठक में आज सभी सांसदों को आगे के लिए निर्देश दिया जाएगा। यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में किस तरह जनता के बीच में जाकर, क्षेत्र के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करना है, सरकार की रणनीति को ग्राउंड पर जाकर इंप्लीमेंट करना है, सांसदों की भागीदारी चुनावों में और बढ़ाई जाए, जनता से उनका कनेक्ट और ग्राउंड से उनकी सक्रियता बढ़ाई जाए, इस पर विशेष फोकस इस मंथन बैठक में रखा जा रहा है। चलिए इस खबर की ज्यादा डिटेल के लिए रुक करते हैं सहयोगी अविनाश का दिल्ली से और अविनाश से जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश देखिए, एक एक दिन से कुछ ना कुछ गाइडलाइन निकल के आ रही हैं। कल की बैठक का जो सार रहा वो बताइए। देखिए इसमें लता अगर बात करें तो कल ब्रिज क्षेत्र, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के 39 लोकसभा और राज्यसभा सांसद मिलाकर इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, वहां पे वैक्सीन देखें कि किस तरीके से लग रही है और लोगों को प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन दुकानदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली तक सभी को मुफ्त राशन मिलेगा, ऐसे में राशन की दुकान में जाकर देखें कि किस तरीके से जो राशन लेने वाले लोग आ रहे हैं उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है या नहीं और क्या कुछ सुविधाएं उनको दी जा रही है। इसके साथ साथ जनता को ये भी बताएं कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से उसका वो फायदा उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में जो कार्य किया है उसको भी आम जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने साथ सांसद बैठक करें और उनके साथ साथ सांसद बैठक करके उनको ये ताकीद करें कि किस तरीके से आगे संदेश भारतीय जनता पार्टी का जनता में, गांवों में और लोगों के बीच में पहुंचाना है। तो ये अहम संदेश कल दिया गया था 3 क्षेत्र के सांसदों को। 39 सांसद कल थे। आज जो संख्या है उनकी सांसदों की 44 है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर एक बड़ी संख्या पूर्वांचल से आती है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 2 हिस्से, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र, और इसके अलावा अवध क्षेत्र, यहाँ के सांसदों की आज बैठक होगी। उनके साथ भी बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और उनको बताया जाएगा किस तरीके से आगे काम किया जाए। चूंकि कल एक बैठक में यह भी कहा गया कि जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्र में, उनको जो है अपने क्षेत्र में जाना होगा और कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकालना होगा, जिसमें जनता के साथ बातचीत करनी होगी, संवाद करना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं बतानी होगी। मंत्रियों की अगर कल बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि कानून राज्य मंत्री हैं, और संजीव बलियान, जो कि कृषि मंत्रालय में मंत्री हैं, राज्य मंत्री। तो ये 2 मंत्री आते हैं पश्चिम क्षेत्र से। लेकिन आज मंत्रियों की संख्या भी काफी बड़ी है, क्योंकि अगर बात करें काशी क्षेत्र में अमेठी लोकसभा भी आता है और अब बैठक में स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी, उनके साथ भी
चर्चा होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे जो कि चंदौली से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्री, तो उनके साथ जाहिर सी बात है अविनाश, आज की इस बैठक पर भी निगाहें टिकी होंगी कि किस तरीके की गाइडलाइन निकल के सामने आती है, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, पूर्वांचल को लेकर क्या खास रणनीति बनती है, इन सारी चीजों पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, बात कर लें बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। आज भी जारी रहेगा। आज बसपा के प्रथम चरण का आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन है। सुल्तानपुर और अमेठी में इसका आयोजन होना है। बुधवार को प्रतापगढ़, रायबरेली में इसका सम्मेलन हुआ। बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। अपनी सोशल इंजीनियरिंग के इस क्रम में जहां ब्राह्मणों को साधने का ये फैसला, अयोध्या से शुरू हुआ ये सिलसिला और अब देखिए ये आगे बढ़ रहा है और प्रथम चरण का आज अंतिम सम्मेलन होना है, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ बीएसपी और तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ का, वहां से अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, बताइएगा अभी तक जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं उसमें किस तरह का रिस्पांस मिला है और आगे भी कितनी जगह पर बसपा इस तरह के सम्मेलन करने जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 23 तारीख से इस प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की और अवध क्षेत्र में जब इसकी शुरुआत की तो कहाँ से की? अयोध्या से की। सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ वो अयोध्या में हुआ और उसके बाद तो पार्टियों में बिल्कुल होड़ सी मच गई, ब्राह्मणों को साथ लाने की, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी करने की, सम्मेलन करने की। बसपा के अनाउंसमेंट के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया, बैठक हुई अखिलेश यादव के यहाँ, पार्टी के जो 5 जो बड़े नेता थे उनके साथ, और ये तय हुआ कि हम भी 23 तारीख से शुरू करेंगे। 23 अगस्त से बलिया से शुरू होगा। बीजेपी की जो बैठक हुई इसके बाद ये तय हुआ कि हम तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये भैया प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज पार्टी ने जो शुरुआत की, अब दूसरी पार्टियों ने भी उसी पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की जो हम कहें तो आज जो फर्स्ट फेज था उसका समापन हो जाएगा। पहले सुल्तानपुर में, फिर दूसरी जो सभा है वो होगी अमेठी में। उसके बाद कल यानी 30 तारीख को एक दिन का ब्रेक है, उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। यानी अवध की जब शुरुआत की तो अयोध्या से की, जब पश्चिम क्षेत्र की शुरुआत हो रही है पश्चिमी इलाके की, तो वो हम कहें तो अगर ब्रज क्षेत्र में तो मथुरा से शुरू हो रही है, यानी 31 तारीख को मथुरा वृंदावन में होगा। उसके बाद 14 अगस्त तक का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। केवल 12 तारीख को ये कार्यक्रम कहीं नहीं होगा और 24 जिलों में, यानी 31 से लेकर 14 अगस्त तक 24 जिलों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाएंगे। 6 तारीख को इसी लखनऊ में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। तो पार्टी की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रबुद्ध वर्ग के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग पार्टी के साथ जुड़ें। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण समाज साथ आया था 2007 में तो बीएसपी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई थी और मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी। यही फार्मूला दोबारा दोहराना चाहती है बीएसपी। लेकिन हम अयोध्या में, मैं खुद मौजूद था, वहाँ हमने देखा जिस तरीके से, जिस आगाज़ के साथ शुरुआत की थी ब्राह्मण सम्मेलन की, ऐसा हमें अन्य जनपदों में फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब बीएसपी ने क्या किया, पहले एक दिन में एक जगह पर सम्मेलन होना था, अब कह दिया हम एक दिन में 2-2 जिलों में करेंगे। तो पार्टी को या तो उस तरह से फीडबैक नहीं मिल रहा होगा, उस तरह से रिस्पांस जिलों में नहीं मिला होगा, इसीलिए ये सोचा होगा कि जल्दी जल्दी इस सम्मेलन को करने के बाद दूसरे और कार्यक्रमों को करना है, पार्टी के लिए और रणनीति तैयार करनी तो उसमें जुटा जाए। इसीलिए रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है और अब ये कहा है कि एक दिन में 2-2 जिलों में हम ये प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनुभव। तो अब एक दिन में 2 प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बसपा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी में गंगा किनारे सड़क बनाने की तैयारी चल रही है। 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की तैयारी है। सड़क को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार से मांगी गई अनुमति। वाराणसी प्रशासन ने 3 मंत्रालय से अनापत्ति पत्र मांगा। रक्षा मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, एनएमसीजी से अनुमति मांगी गई है। मंत्रालयों को हरी झंडी का अब इंतजार है। पर्यटन को इससे धार मिलेगी, उम्मीद यही की जा रही है। से है आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी, मरम्मत का काम चलेगा और इसी के चलते सप्लाई की व्यवस्था बाधित रहेगी। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक निराला नगर उपकेंद्र बंद रहेगा। इसके चलते विवेकानंदपुरी, हाइडल कॉलोनी, फैजाबाद रोड, आईटी कॉलेज, रामकृष्ण मार्ग सहित कई इलाकों में बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी।
लखनऊ से अहम खबर, एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से जुड़ा ये पूरा मामला है। एस्मा के तहत प्रदेश में 570 लोग बर्खास्त किए गए हैं। 570 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो लगातार एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर उन पर एस्मा लगा दिया गया है। 570 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर यह बड़ी खबर। अब तक एस्मा के तहत प्रदेश में 570 लोग बर्खास्त किए जा चुके हैं। 570 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, उनके हड़ताल पर होने के कारण मरीजों को परेशानियां आ रही हैं। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था काफी नहीं पड़ रही है, जिसके कारण सरकार ने एस्मा लगाकर 570 कर्मियों को अब तक बर्खास्त किया है। दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली युवती ने हाल ही में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में परिवार वालों को जब उसका सुसाइड नोट मिला तो सभी दंग रह गए। सुसाइड नोट में युवती ने पड़ोस के ही युवक पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का जिक्र किया, जिससे गुस्साए हुए मृतक के परिजनों गांव वालों ने थाने का घेराव करके जमकर हंगामा काटा। पुलिस के साथ बदसलूकी भी की। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गांव वरंगपुर में सूचना आज प्राप्त हुई है कि एक लड़की ने आत्महत्या की है और उसके सुसाइड नोट के आधार पर आज हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। थाने पर चल के आए हैं, जो भीड़ है उसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कुछ पार्टी के लोग भी थे? किसी पार्टी से जांच का विषय कौन सी पार्टी की कौन सी के नहीं थे, जांच उपरांत ही कार्रवाई की। अगली खबर, गोंडा से बिसुही नदी में नहाने गए 3 मासूम डूब गए। तीनों मासूमों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चों का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खरगुपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी मनोहर जोत में यह हादसा हुआ है। नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। तीनों बच्चों का शव पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। ये तीनों नहाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां खून तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर की गिरफ्तारी से हड़कंप है। आपको बताएं कि ब्लड बैंक और अस्पतालों के बाहर घूमने वालों पर विशेष नजर रखी गई। जरूरतमंदों से मनमाने पैसे लेकर ये खून की खरीद फरोख्त करते थे। तस्कर से पूछताछ में वाराणसी के आईएमए कनेक्शन की भी सूचना मिल रही है और आईएमए का नाम आने से हड़कंप की स्थिति है। तो जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मजबूरी में उनसे मनमाने पैसे वसूलना, खून की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला। अब तस्कर पकड़ा गया है, इसके आईएमए का कनेक्शन भी सामने आया है। इसके बाद हड़कंप की स्थिति है। चंदौली का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं, राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज कुंद्रा के बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव। ये कनेक्शन निकल के सामने आया है और व्हाट्सएप ग्रुप एसएच से किया था 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। राज कुंद्रा की पॉर्न बिजनेस का सबसे बड़ा राजदार अरविंद श्रीवास्तव बताया जा रहा है। रैकेट का अहम सदस्य अकेले इस ग्रुप के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार इसने किया। पैसों का लेन देन कोडवर्ड में किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 90 फिल्मों को बेचा जा चुका था। इनसे करीब 100 करोड़ की कमाई हुई थी। कमाई का कुछ हिस्सा एजेंट्स को भी दिया जा रहा था। कानपुर से खबर है, जहां कोरोना से मौत के बाद भी कागजों में जिंदा हैं कुछ लोग। परिजन हैलेट सहित निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है परिजनों को डॉक्टर्स की ओर से, ना ही नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट बन पा रहे हैं। आपको बताएं, दूसरी लहर में कई लोगों की मौत हुई और उनका नाम रिकॉर्ड से अभी भी गायब है। मेडिकल कॉलेज ने नर्सिंग होम को अब नोटिस जारी किया है कि इन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि अस्पताल की ओर से यह मेंशन किया जाए कि कोरोना की दूसरी लहर में उनकी जान गई है। परिजन चक्कर काट रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में अभी भी उनके जिंदा होने की खबर है, उनको अभी मृत घोषित नहीं किया गया है। तो ये पूरा मामला, जहां डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो परिजन है, नगर निगम से भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा क्योंकि उनको अस्पताल से एनओसी चाहिए, अस्पताल से सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीजें और पेचीदा होती नजर आ रही हैं। रतीश हमारे सहयोगी फोन पर हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रतीश, बड़ा अजीब वाकया है, किस तरीके की परेशानी है परिजनों की, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे?
देखिए, पहले भी दीदी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जिनकी डेथ हो गई, वो अपने डेथ सर्टिफिकेट को पाने के लिए, अपने जो मृतक हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हैलट अस्पताल में आरटीआई तक दायर की गई, आरटीआई तक लगाई गई कि उनके परिजन की मृत्यु कैसे हुई है ये तक बताया जाए, क्योंकि उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। और डेथ सर्टिफिकेट के बाद की जो और ज्यादा पेचीदगी बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक उनको फंड नहीं मुहैया कराने देता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया जाए तो तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद अभी भी ये समस्या बदसूर जारी है और कई लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, जिनके परिजनों की मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया गया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हैलट के चक्कर काट रहे हैं, जो नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मुहैया कराया जा रहा है। जी बिल्कुल रतीश, यहाँ पर प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, उनके तमाम कागजात रुके हुए हैं, आखिर अस्पताल इस पर एक्शन कब लेता है, किस तरीके की बातें सामने आती है, नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।